एक व्यक्ति अपराध करे और दूसरा सिर्फ उसके साथ रहे, तो क्या दूसरा व्यक्ति अपराधी माना जाएगा अथवा नहीं? अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध में सम्मिलित होते हैं और एक व्यक्ति अपराध को कारित करता है, दूसरा व्यक्ति केवल उसके साथ रहता है, वो किसी भी तरह का अपराध नहीं करता है, तो क्या पहले व्यक्ति के साथ साथ दूसरा व्यक्ति भी अपराधी माना जाएगा या उसे अपराधी नहीं मानेंगे? आज का हमारा जो विषय है वो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत धारा 34 में जो सामान्य आशय दे रखा है उससे संबंधित है। सामान्य आशय क्या होता है, कहाँ पर इसको लागू किया जाता है, वो सभी हम पढ़ेंगे आज के अपने इस वीडियो में। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए। अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई अपराध घटित होता है तब एफआईआर में अपराध से संबंधित जो धाराएं हैं उनको तो जोड़ा जाता है, परंतु साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को भी जोड़ा जाता है। इस धारा को अन्य धाराओं के साथ में क्यों जोड़ा जाता है एवं किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई अपराध घटित होता है तब आप धारा 34 को किस कारण जुड़वा सकते हैं? कई बार हम ये देखते हैं कि कोई अपराध कारित हुआ है और एफआईआर की कॉपी देखते हैं या एफआईआर को दर्ज कराने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो पुलिस अधिकारी है वो जो अपराध कारित किया गया है उससे संबंधित धाराओं में को तो लिखता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो धारा 34 जो आईपीसी के अंतर्गत दी गई है उसको भी लिखता है। तो इस धारा 134 को क्यों जोड़ा जाता है? अगर कोई व्यक्ति अपराध कारित करता है या अपराध घटित होता है और आप धारा 34 को जुड़वाना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा कारण आप बताएंगे जिससे कि वो इसको जोड़ दें? भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 को हम समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा में क्या कहा गया है? सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। कोई भी ऐसा कार्य जो आपराधिक कार्य है और एक नहीं बल्कि कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जितने भी व्यक्ति उस आपराधिक कार्य में सम्मिलित हैं, शामिल हैं, उन सबका अपना एक सामान्य आशय है और उस सामान्य आशय को अग्रसर करने में उन्होंने मिलकर कोई आपराधिक कार्य किया है। तो प्रत्येक व्यक्ति यानी कि हर एक व्यक्ति ऐसे ही अपराधी होगा जैसे उसने अकेले ने उस कार्य को किया हो। इसके आवश्यक तत्व को हम देखते हैं। कोई आपराधिक कार्य, इसका तात्पर्य यहाँ कोई आपराधिक कार्य परिभाषित नहीं किया गया है, ये सभी अपराधों में लगेगा। यानी आपराधिक कार्य जो शब्द यूज़ किया गया है डेफिनेशन में, तो यहाँ आपराधिक कार्य को परिभाषा नहीं दी गई है इसकी, बल्कि आपराधिक कार्य से आप ऐसा सभी का अपराध माने जो कि विधि द्वारा अपराध घोषित किया गया है कई व्यक्तियों द्वारा। तो कई व्यक्तियों का तात्पर्य है कि व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक है, पर कोई अधिकतम संख्या निश्चित नहीं है। एक से अधिक है यानी कि 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और अधिकतम कितनी भी संख्या हो सकती है। तो कोई आपराधिक कार्य को परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि कोई भी अपराध के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। और कई व्यक्तियों का मतलब है एक से अधिक व्यक्ति, संख्या इनकी निश्चित नहीं है। उन सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, तो उन सबके सामान्य आशय को अगर हम समझें तो हम उसके आवश्यक तत्व में किन चीज़ों को सम्मिलित कर सकते हैं?
पहला, सभी के बीच मस्तिष्कों का पूर्व मिलन आवश्यक है, यानी जितने भी एक से अधिक लोग किसी आपराधिक कार्य में सम्मिलित हो रहे हैं तो उनके मस्तिष्कों का पूर्व मिलन आवश्यक होता है, अर्थात घटना के पहले मस्तिष्कों का पूर्व मिलन जरूरी होता है, चाहे घटना स्थल पर हो या घटना स्थल के पहले हो। यानी सभी लोगों का जो मस्तिष्क है उसमें एक ही आशय होना चाहिए कि जिस अपराध को वो कारित करने आए हैं, तो ये माना जाएगा कि उन सबका सामान्य आशय था। सेकंड, इसका आवश्यक तत्व को अगर हम देखें तो सभी व्यक्तियों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक होती है, यानी जहाँ अपराध कारित हो रहा है वहाँ सभी लोग भौतिक रूप से उपस्थित होना जरूरी है। वही व्यक्ति दायी होगा जो घटना स्थल पर भौतिक रूप से उपस्थित हुआ हो। तो इसके वैसे तो डेफिनेशन जो रहती है किसी भी सब्जेक्ट की, अगर आप डेफिनेशन को देखेंगे तो डेफिनेशन के अंतर्गत ही उनके आवश्यक तत्व भी आते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप किसी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो उसी में से आप उनके सारे आवश्यक तत्वों को निकाल सकते हैं। तो इस डेफिनेशन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, जबकि कोई आपराधिक कार्य, तो सबसे पहले हमने देखा आपराधिक कार्य क्या होता है, इसी में से हमने डेफिनेशन में से ही हमने जो है आवश्यक तत्व निकाले हैं। तो कोई आपराधिक कार्य जो आपराधिक होना चाहिए जो विधि में अपराध घोषित किया गया हो, और कई व्यक्तियों द्वारा, तो एक से अधिक व्यक्ति, कितने व्यक्ति ये संख्या निश्चित नहीं है। सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, तो सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में दो आवश्यक तत्व हैं। पहला कि जो भी अपराध कारित कर रहा है उनके बीच मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होना चाहिए, और दूसरा सबकी भौतिक उपस्थिति वहाँ पर आवश्यक है। उन सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के ये दो आवश्यक तत्व थे। अब उनका योगदान, अपराधी का सक्रिय योगदान भी आवश्यक होता है। चौथा, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति किसी दायित्व के अधीन है, जैसे वह कार्य उसने किया हो। इसमें दायित्व जो है वो अत्यंतिक है, अर्थात संयुक्त और पृथक दोनों तरीके का दायित्व हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा दायित्व होना चाहिए, ऐसी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि ये कार्य इस व्यक्ति ने अकेले नहीं किया है। अगर किसी भी अपराध को दो या दो से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य के साथ करते हैं, तब वह अपराध घटित हो या ना हो, तब उस अपराध की मुख्य धारा के साथ में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को जोड़ा जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अनुसार क्या सभी अपराधी मुख्य आरोपी होते हैं? जो भी अपराधी शामिल हुआ है उस अपराध में, भले ही उसने अपराध को कारित ना किया हो, वो केवल सम्मिलित था, तो क्या वो अपराधी दूषित होगा? जी हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति समान उद्देश्य के लिए कोई अपराध कारित करता है, उसका साथ देने वाले सभी व्यक्ति अपराधी होंगे एवं सभी को एक समान सजा भी मिलेगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को सिद्ध करने के लिए आवश्यक बातें, कैसे सिद्ध किया जाएगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 इस अपराध में लगेगी? तो पहला यह है कि उसका अन्य शामिल व्यक्तियों के साथ पूर्व नियोजित योजना के अर्थ में समान आशय विद्यमान था। पहले ये देखा जाएगा कि जितने भी लोग इस अपराध में सम्मिलित हैं उन सब लोगों ने पहले से उसकी योजना बनाई थी, और जो योजना बनाई थी उसमें ये सारे लोग सम्मिलित थे, और इन सबका सामान्य आशय जो था वो एक ही था, किसी अपराध को कारित करना। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि किसी 4 या 4 से अधिक लोगों ने किसी घर के अंदर चोरी करने की योजना बनाई। 4 लोग अगर सम्मिलित हैं तो चारों ने पहले उसका अभ्यास किया। एक ने रैगिंग की कि कौन व्यक्ति कब निकलता है, मकान कब सूना रहता है, जो भी जानकारी इसको उपलब्ध करानी थी वो उसने जानकारी वहाँ से ली।
एक व्यक्ति ने सामान इकट्ठा किया कि उसको चोरी के लिए कैसे जाना है, क्या लेकर जाना है। एक व्यक्ति ने पूरी योजना बनाई कि उसको चोरी कैसे करनी है मिलके। तो जो 4 लोग थे, उन चारों लोगों ने पहले अपनी योजना बनाई और योजना में चारों लोग सम्मिलित थे। चारों का आशय एक ही था कि उनको चोरी करनी है। दूसरा यह कि उस व्यक्ति ने अन्य शामिल व्यक्तियों के साथ मिलकर उस अपराध कार्य में किसी न किसी रूप में भाग लिया हो। यानी 4 लोग चोरी करने के लिए गए, 3 लोग घर के अंदर गए, एक व्यक्ति था जो था वो घर के बाहर खड़ा रहा कि कोई आएगा तो वो उसको सूचना दे देगा। वो चोरी में सम्मिलित नहीं था, वो अंदर नहीं गया, उसने किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया, लेकिन वो किसी रूप में उसने इस अपराध में भाग तो लिया था, तो इसलिए वो धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय होगा। अब हम इसके केस देख लेते हैं, उससे ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तेजराम बनाम राज्य के मामले में आरोपियों ने मृतक पर तेज धार वाले हथियारों तथा लाठियों से हमला किया। एक आरोपी के पास तेज धार वाला हथियार था, जबकि दूसरे के पास केवल लाठी थी। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार हत्या धारदार हथियार के प्रहार से हुई थी, यानी जिसके पास लठ था उससे उसकी हत्या नहीं हुई थी, बल्कि हत्या किससे हुई थी? जिसने तेज धार वाले हथियार से उसको मारा था। लेकिन चूंकि दूसरे आरोपी ने समान आशय को अग्रसर करने के लिए हमला किया था, दोनों का आशय क्या था? उस पर हमला करना और उसको मारना। अतः न्यायालय द्वारा उसे भी प्रथम आरोपी के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 304/34 के अंतर्गत हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। दूसरा केस देखते हैं, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। इसे पोस्टमास्टर के वाद से भी जाना जाता है। इसे लॉर्ड समनर ने अवधारित किया था। इसमें कहा गया जो लोग खड़े रहते हैं वो भी सामान्य आशय में हैं। ये वाद जो है वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का, ये वाद कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको पोस्ट मास्टर के केस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ये कहा गया था कि अगर अपराध कारित करने वाला व्यक्ति अपराध में शामिल नहीं है, वो केवल उन व्यक्तियों के साथ खड़ा है, तो ये माना गया कि साथ खड़े हुए लोग भी सामान्य आशय में आएंगे, क्योंकि उन सबका उद्देश्य तो अपराध कारित करने का ही था। मारवाड़ मेपा दाना बनाम राज्य। इस मामले में ये निर्धारित किया गया कि साक्ष्य के आधार पर यदि उचित कारण हो तो व्यक्तियों के एक समूह में से कुछ की दोष सिद्धि, कुछ की दोष मुक्ति उचित होती है। ये एक ऐसा केस था जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर ऐसे साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं और उचित कारण पता चल जाते हों, तो व्यक्तियों के समूह में से 4 लोग दोष मुक्त हो सकते हैं और 4 लोग जो हैं वो दोष सिद्ध हो सकते हैं। तो आईपीसी की धारा 34 के अंतर्गत ये भी प्रावधान हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति इस बात को सिद्ध कर दे, साक्ष्य दे दे, गवाह दे दे कि वह इस अपराध में सम्मिलित नहीं था, वो उस अपराध का भाग तो था लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या अपराध घटित होने वाला है, और अगर उसके दिए गए साक्ष्य से न्यायालय संतुष्ट हो जाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को दोष मुक्ति भी प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय दिया गया है उसके विषय में पढ़ा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एलएलबी के स्टूडेंट के लिए भी और साथ ही साथ कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। और ये आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कई ऐसी धाराएं हैं जहां पर कि धारा 34 को जोड़ दिया जाता है। तो क्यों जोड़ दिया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं डॉक्टर इरशाद खानम आइला टॉक्स चैनल की ओर से अब आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और साथ ही साथ अपना ब्लॉग भी दे रखा है, आप उन सबको भी फॉलो कीजिए।
शुक्रिया, धन्यवाद।